महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर को कंप्लीट करा हुआ है ना। उसी से रिलेटेड जो इंटेक्स क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, है ना। और तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम। जो इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, पेज नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच, अब यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इज इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो दैट इज मरकरी। नाउ नेक्स्ट, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, वो मेटल जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं नाइफ से, तो वो होता है सोडियम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है, मतलब जिसमें हीट इजीली ट्रांसफर हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और उसका जो एग्जांपल है यहाँ पर सिल्वर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह से जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, वो क्या हो सकता है, लेड हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो मेलिएबल होता है, मेलिएबल मतलब कि जिसको आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, हैमरिंग से। और डक्टाइल जो होता है, जिसमें आप किसी सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, वायर की तरह उसको स्ट्रेच कर सकते हो, है ना। तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो डक्टाइल कहलाती है। जैसे यहाँ पर सिंपल सी उसकी डेफिनेशन दी हुई है, सब्सटेंस विच कैन बी बिटन टू कन्वर्ट इनटू sheet are said to be malleable. Generally all metals are malleable. For example, copper, iron। यहाँ पर दो के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सिमिलरली डक्टाइल जो होता है, सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर सेड टू बी डक्टाइल, है ना। मतलब वो जिनको आप वायर की तरह, वायर में या वायर के की तरह उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जनरली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, है ना। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो है, हाँ, एक्सप्लेन। ये जो नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें, व्हाई इज सोडियम कैप इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो देखिए, जो सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो, और उसको आप अगर उसमें रखते हैं केरोसिन में, जनरली क्या होता है कि वो एयर के साथ में रिएक्ट करके काफी एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है वो, है ना। और क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको क्या करा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, जिसकी वजह से वो एक तरह से उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है और उसका ऑक्सीजन से कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं होता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, उसमें केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ
आयरन विथ स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कि जो सबसे ज्यादा इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। सबसे खास इसमें यही चीज है ना। अगर आप आयरन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो स्टीम भी एक तरह से वाटर वाटर ही है वो, है ना। उसका जो वेपर्स फॉर्म हुई है उसी को हम स्टीम कह रहे हैं। तो उसके साथ में जो रिएक्शन होती है वाटर की, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और अल्टीमेटली उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है। इसी तरह से जो कैल्शियम की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ में करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और उसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और सिमिलरली पोटेशियम के साथ में जब आप रिएक्शन करवाएंगे वाटर की तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और उसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बस ये अंतर ये है कि इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ जो एनर्जी होती है, हीट जो होती है, वो भी इवॉल्व होती है। ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आप इसमें देख लो, ये samples of four metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है मेटल के A और A B C D। अब यहाँ पर उनको क्या करा है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है, तो उसमें उसको ऐड करा हुआ है। तो वहां पर आपको बताना है कि किस जो मेटल है ना, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पर जो रिजल्ट दिए हुए हैं वो ये दे दिए हैं उन्होंने कि भाई ए बी, जो मेटल ए है वो इस तरह से इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है और आयरन सल्फेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। इसी तरह से जो मेटल ए है, सॉरी, है ना, मेटल ए जो है कॉपर के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। मेटल बी जो है आयरन सल्फेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है ना। और मेटल सी जो है वो क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। और डी किसी टाइप की रिएक्शन नहीं दे रहा। तो सबसे ज्यादा इसमें ध्यान आपको ये रखना है, लास्ट टाइम में मैंने आपको जब अब चैप्टर हम कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज है ना। इसको इस क्वेश्चन को हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको आप अच्छी तरह से लर्न करिएगा, उसी से आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है ना। तो अब उसको तीन पार्ट में डिवाइड है, वो हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव और मीडियम या मॉडरेट। ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब उसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मतलब इस मेटल में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है ना। तो वो बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो दे रहा है। क्लियर। और व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जो अगर आप इसको बी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, मेटल को बी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में ये बी सॉल्यूशन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो पहले और जिसकी सबसे कम है वो बाद में। तो यहाँ पर क्लियरली उसमें समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो मेटल होंगे और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो उसमें बी जो है हाईली रिएक्टिव है ना। और ए जो है वो यहाँ पर ये जो सीरीज बनी हुई है ना, इसको आप देखो, ये जो सीरीज बनी हुई है इसमें ये बी जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ए उससे कम, सी उससे कम और डी सबसे कम। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए reactive metal. Write the chemical reaction when iron react with dilute sulfuric acid. अब सीधा सिंपल सा है कि भाई अब कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी अगर आप मेटल में जो है कोई भी रिएक्टिव मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को ऐड करते हैं। तो सीधा सिंपल सा दिया है कि वो अभी ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर आप एरो समझ लेना, ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो है, ठीक है। तो आयरन जो है सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, दोनों एक ही चीज है वो, है ना। अगर आप H2SO4 यूज करते हो या सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। तो उस रिएक्शन में जो आयरन जो है एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो सीधा सिंपल सा यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक आपको रिएक्शन बताना है आयरन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर आप देख लोगे तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और आयरन सल्फेट फॉर्म होगा। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल, है ना। तो यहाँ पर वही उसका आंसर भी दिया हुआ है कि भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज, ये वाली रिएक्शन होगी और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसमें क्या होगा अगर आप जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दें। तो यहाँ पर वही लॉजिक है, वही कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। अब उसमें केमिकल रिएक्शन भी आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा लिखा हुआ है, व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट देन इट डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखोगे तो ये जो मीन लिखा हुआ है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट देन इट विल डिस्प्लेस द आयरन, तो ये क्या कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर भी एरो बना लेना, है ना। और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, आयरन को यहाँ पर इसने डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये जो रिएक्शन है इस तरह से होगी, जिंक FeSO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल सा मैंने आपको बताया हुआ था कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम डॉट से डिनोट करते हैं और वही उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे फर्स्ट वाले का देखें आप, तो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के लिए बोला है, ऑक्सीजन के लिए बोला और मैग्नीशियम के लिए बोला है ना। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, तो जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसके आउटर मोस्ट शेल जो शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो डॉट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे तो वो उसमें ये इसका डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा सोडियम का, ठीक है। इसको हम हाइलाइटर से बताते हैं, जैसे ये वाला सोडियम, ठीक है। तो इसमें एक, इसी तरह से मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो दो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इसको इसी तरह से डॉट की फॉर्म में बताया हुआ है। सिमिलरली क्लोरीन जो है ना, अगर ऑक्सीजन के भी ऑक्सीजन में भी हम देखते हैं तो ऑक्सीजन में भी क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम उसका एटॉमिक नंबर देखें तो 2 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8। तो वहां पर जब आप वो भरोगे, उसको शेल भरोगे, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो भाई क्लोरीन को आप, ऑक्सीजन को आप देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। और 8 को तो 2 और 6, तो उसके आउटर मोस्ट जो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 डॉट हो जाएंगे,
ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन मान लें तो यहाँ पर क्लोरीन का दिया हुआ है, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, है ना। तो वही यहाँ पर डॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है, यही डॉट स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO, मतलब सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ आयरन। अब जनरली क्या होता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं या शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मैग्नीशियम केटायन फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर जो है एनायन फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये केटायन बनाया हुआ है और ये एनायन बना हुआ है। अब यहाँ पर जब भी केटायन और एनायन जो होते हैं तो वो उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है जिससे सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना तो नहीं देखना है हमको, ये देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इनर शेल इसका ऑक्टेट, इनर शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इलेक्ट्रॉन देने पर मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये कंपाउंड फॉर्म होंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। तो सीधा सिंपल से कि जो आयंस आपको दिख रहे हैं उन्हीं के नाम आपको बताना है ना। तो आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड में 2 ही आयन फॉर्म होंगे, सोडियम आयन और ऑक्सीजन आयन या ऑक्साइड, है ना। इसी तरह से MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg+2 और O2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना अपोजिट चार्जेस के बीच में, तो वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, in an ionic compound there is a large electrostatic force of attraction between opposite charged ion. To overcome this force a considerable amount of energy is needed, therefore ionic compounds have high melting point, ठीक है। now next question देखो, define the following terms mineral और gangue। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, जनरली जो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होता है, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल्स। तो जनरली क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट से, है ना, जो कंपाउंड हम फायदे के लिए जो इजीली निकल सकते हैं या प्रॉफिटेबली होते हैं, है ना, जिससे हमको फायदा होता है ना, तो वो तो कहलाते हैं और। द मिनरल्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन और, मतलब वो जिस फ्रॉम विच एलिमेंट, है ना, जिस एलिमेंट से आप मिनरल्स को निकाल रहे हैं अपने फायदे के लिए और इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं वो, उसको कहा जाता है और जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड जो होते हैं, है ना, एलिमेंट में, उनको कहा जाता है मिनरल्स। इसी तरह से जो गैंग होता है, गैंग मीन्स क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि ओर है, अब ओर में मिनरल तो है, उसके अलावा उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज भी होंगी, तो वही इम्प्योरिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, गैंग। जैसे उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती है, सैंड की इम्प्योरिटीज हो सकती है, जो और पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें रॉक पार्टिकल्स होते हैं, जो सभी उनको हम क्या कहेंगे, गैंग, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। अब जो जनरली याद रखिएगा आप इनको कि फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं वो जो मेटल है, दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो भाई जो ऑक्साइड होते हैं
जब उसमें से मेटल को निकाला जाता है ना, मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, उसमें आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, है ना। तो उस कंडीशन में ए मेटल कैन बी extracted from its oxide by the process of reduction। अब उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ, और जो रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप वो सॉरी रिडक्शन जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहलाता है अगर उसमें आप ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि अगर ऑक्साइड से आपको मेटल फॉर्म करना है तो उसमें क्या प्रोसेस यूज होगा, सिंपल सा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मरकरी ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन को आप रिमूव करेंगे, बाहर हो रहा है वो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, रिडक्शन। ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है एक तरह का एग्जांपल दिया हुआ है, मरकरी ऑक्साइड दिया हुआ है ना, उसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ना, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड दिए हुए हैं और उन ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हैं, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड को इन मेटल के साथ में अगर आप हीट करेंगे तो आपको ये बताना है कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना। तो वो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर हम आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और किसमें नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पर आप इजीली उसको देख सकते हो। इस ये जो टेबुलर फॉर्म है इसमें बताया हुआ है कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और किसमें नहीं होती है ना। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरह से देखना पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। अब जो मेटल हैं जो कोरोड नहीं होते हैं दैट इज सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल है ये कोरोड नहीं होते हैं, मतलब इन पे जंग नहीं लगती है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एलॉय। तो एलॉय जनरली क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, है ना, और या नॉन मेटल्स भी होते हैं, है ना। तो उसी तरह से जिस तरह से सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, उसी तरह से ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड ब्रास, है ना। इट इज ए टाइप ऑफ एलॉय। तो ये क्वेश्चन थे इसमें इंटेक्स क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ लास्ट में जो चैनल है आपका महाकाल साइंस एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।